दिस इज मी उम्मे अमान। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 4 बायोकेमिस्ट्री कंटिन्यू है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था। हमने अपने चैप्टर 4 को स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताया था बायोकेमिस्ट्री का और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का। सो आज उसी बायोमॉलिक्यूल को हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट स्टूडेंट एक बायोमॉलिक्यूल है, ठीक है, एक एसेंशियल मॉलिक्यूल है, एक कंपाउंड है जो हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और हम उसे यूज करते हैं। सो इसके यूज को और सोर्सेज को भी डिस्कस करेंगे। पहले हम समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट किस तरीके का कंपाउंड है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी हाइड्रोकार्बन से बना है, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया था पिछले चैप्टर में ऑर्गेनिक कंपाउंड को। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो सारे कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन से बने हो, जो हाइड्रोकार्बन के हो या उनके डेरिवेटिव्स के हो। सो ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका? फूड का, यानी फूड के लिए, फॉर फूड ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, यानी एज अ फूड हम कार्बोहाइड्रेट को ज्यादा इनटेक कर रहे होते हैं। उसके बाद लिखा है कंटेन एलिमेंट CHNO। कार्बोहाइड्रेट कंटेन करता है कार्बन को, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को। सो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये वो तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं जो कार्बोहाइड्रेट के अंदर शामिल होते हैं। नाउ स्टूडेंट, उसके बाद लिखा है जर्नल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज दिस। ये हमारे पास एक जर्नल फॉर्मूला है कार्बोहाइड्रेट का। आपकी बुक में इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर X जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन को, कि कितने कार्बन के एटम मौजूद होंगे, ठीक है। और हमारे पास ये Y जो है ये प्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन के एटम को, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज इंपॉर्टेंट वो ये स्टूडेंट कि हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं रेशियो 2:1 की फॉर्म में, यानी H2O वाटर की फॉर्म में। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चूंकि वाटर की फॉर्म में है, तो काफी स्टूडेंट को लगता है कि ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें वाटर मौजूद है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट कोई वाटरिक कंपाउंड नहीं है, यानी बट दिस कंपाउंड कैन नॉट कंटेन वाटर। ये कंपाउंड वाटर को कंटेन नहीं करता। हाँ, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं वो वाटर के रेशियो यानी 2:1 के रेशियो में मौजूद होते हैं। इसीलिए मैंने इसके जर्नल फॉर्मूले को इस तरह लिखा है कि आपको क्लियर हो जाए। हमारे पास कार्बन नंबर N जो है वो नंबर ऑफ कार्बन को जाहिर कर रहा है, यहाँ पर भी N जो है नंबर ऑफ ऑक्सीजन को जाहिर कर रहा है। अब H हाइड्रोजन के पास जो N है उससे पहले 2 लिखा है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट में जो हाइड्रोजन होगा वो हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन का डबल होगा, और कार्बन और ऑक्सीजन सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास फॉर्मूला है ग्लूकोज का C6H12O6। आपको पता है ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है। अच्छा, ग्लूकोज हमारे पास बेसिकली क्या है, क्लासिफिकेशन में आता है कार्बोहाइड्रेट की, तो वो है बेसिकली एक तरीके का क्या हमारे पास कार्बोहाइड्रेट ही है। सो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो इस फॉर्मूले से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास कार्बन था 6, हाइड्रोजन था 12। तो हमेशा हाइड्रोजन जो होगा कार्बोहाइड्रेट में वो ऑक्सीजन और कार्बन का डबल होगा, ठीक है। जैसे कार्बन 6 है तो बिल्कुल सेम ऑक्सीजन भी 6 है, लेकिन इसी के बरक्स हाइड्रोजन जो है वो दोनों का क्या है, डबल है। 6 हमारे पास क्या होता है, 12 होता है, तो यहाँ पर हमारे पास डबल है। इसी तरीके से हमारे पास फ्रक्टोज, सक्रोज और जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं, जितने भी सैकराइड्स हैं, सैकराइड कहते हैं शुगर को, और कार्बोहाइड्रेट बेसिकली शुगर ही है। तो हमारे पास जितने कार्बोहाइड्रेट होंगे स्टूडेंट, वो सारे किस तरीके के होंगे, वो हमेशा उसमें जो हाइड्रोजन होगा वो डबल होगा कार्बन और ऑक्सीजन का। सो ये कहलाता है इसका जर्नल फॉर्मूला, ठीक है। तो आप ये मत समझिएगा कि इसके फॉर्मूले में यानी कार्बोहाइड्रेट कंटेन करता है वाटर को। कार्बोहाइड्रेट वाटर को कंटेन नहीं करता, बल्कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर के रेशियो की तरह मौजूद होते हैं कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है स्टूडेंट स्ट्रक्चरल एनालिसिस। सो अगर हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस को समझे, स्ट्रक्चरल एनालिसिस का से क्या मुराद है, यानी कि हमने कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर को एनालाइज किया। सो इसके स्ट्रक्चर को एनालाइज करने पे हमें किस तरीके की चीजें नजर आई, यानी
कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर कैसा है, वो किस तरह मौजूद होता है। सो लिखा है कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चरली कंटेन करता है एल्डिहाइड ग्रुप को। सो एल्डिहाइड ग्रुप आप पिछले चैप्टर में पढ़कर आ चुके हैं। जब हमारे पास किसी रेडिकल ग्रुप के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप लगे, ठीक है, तो वो हमारे पास एक नया ग्रुप बनाता है, उसे हम नाम देते हैं। सो अगर उसके साथ OH लिखता है स्टूडेंट, तो OH को हम नाम देते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, यानी अल्कोहल। और अगर उसमें CHO लग जाए तो वो हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप कहलाता है। सो हमेशा कार्बोहाइड्रेट कंटेन करेगा एक एल्डिहाइड ग्रुप को, ठीक है, और एक कीटोन ग्रुप को, जिसे हम C डबल बॉन्ड OO के साथ जो बनाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया कीटोन ग्रुप विद अल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH, साथ ही अल्कोहल के ग्रुप के साथ। तो ये हमने इसको स्ट्रक्चरली एनालाइज कर लिया कि इसमें कौन कौन से ग्रुप हैं कार्बोहाइड्रेट में जो शामिल है, ठीक है। उसके बाद लिखा है कार्बोहाइड्रेट स्वीट इन टेस्ट देयरफॉर इज कॉल्ड सैकराइड। सो मैंने आपको अभी बताया कि हम कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड्स यानी शुगर भी कहते हैं। तो हम इसे शुगर क्यों कहते हैं, इसलिए क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा कैसे होते हैं, स्वीट होते हैं, टेस्ट में बहुत ज्यादा मीठे होते हैं। जैसे शुगर बहुत मीठा होता है, तो इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट को शुगर कह रहे हैं, यानी सैकराइड्स कह रहे हैं, ठीक है। सैकराइड्स मतलब शुगर। सो अगर ओवरऑल समझे हम, तो कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा कंपाउंड है जो ऑर्गेनिक है, जो ज्यादातर फूड में लिया जा रहा है, यानी एक ऐसा कंपाउंड है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फूड के लिए, हम इसे अपने फूड में इंटेक कर रहे हैं। हमने समझा कौन कौन से एलिमेंट है कार्बोहाइड्रेट में, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर के रेशो की तरह मौजूद होता है, लेकिन ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर वाटर नहीं होता। हाँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर के रेशो 2:1 के रेशो में मौजूद होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये कंप्लीट था हमारे पास कार्बोहाइड्रेट और स्ट्रक्चर एनालिसिस। नाउ अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को समझते हैं। अब स्टूडेंट अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की, सो कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। सो हाइड्रोलाइसिस के बेसिस के ऊपर हम क्लासिफाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट को। उसके साथ ही देयर आर 3 टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली स्टूडेंट जो हमारे पास टाइप होती है दैट इज मोनोसैकराइड्स। सैकराइड्स का मतलब होता है स्टूडेंट शुगर, जैसा मैंने आपको अभी बताया, सैकराइड्स हम शुगर को कहते हैं। मोनो का क्या मतलब होता है, मोनो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है वन, यानी कि ये ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कंटेन करता है हमारे पास 1 शुगर को, ठीक है, एक शुगर मॉलिक्यूल को कंटेन करेगा, इसलिए हम इसे सिंपल शुगर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास मोनोसैकराइड एक सिंपल शुगर है जो कंटेन करेगा 3 to 10 कार्बन एटम। सो कार्बन एटम किसमें, इसमें कितने होंगे, 3 से 10 तक होंगे। जैसे हमारे पास ग्लूकोज है, सो ग्लूकोज का फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया C6H12O6। तो यहाँ कार्बन 6 है, तो 3 से 10 तक के दरमियान कार्बन एटम ये कंटेन करते हैं। मोनोसैकराइड की एग्जाम्पल है हमारे पास ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। नाउ बात करते हैं ओलिगोसैकराइड की। स्टूडेंट सैकराइड मतलब शुगर, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू। ओलिगो भी एक ग्रीक वर्ड है, फ्यू मतलब कि यहाँ पर कुछ शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी एक से तो ज्यादा होंगे, ठीक है। इसमें लिखा है मोनोसैकराइड्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, यानी कि एक सिंपल शुगर दूसरे सिंपल शुगर के साथ, यानी एक मोनोसैकराइड दूसरे मोनोसैकराइड के साथ जब आपस में कनेक्टेड होंगे बाय द हेल्प ऑफ बॉन्ड, तो वो हमारे पास बनाएगा ओलिगोसैकराइड्स को। अब यहाँ पर जो बॉन्ड है, जो लिंकेज है, बॉन्ड और लिंकेज दोनों सेम है, ठीक है। तो बॉन्ड या लिंकेज कह ले सेम, तो बॉन्ड हमारे पास कौन सी होगी स्टूडेंट, सो जो बॉन्ड है वो है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और लिंकेज। तो हमारे पास जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है स्टूडेंट, जब ये बॉन्ड किसके दरमियान होगी, 2 मोनोसैकराइड के दरमियान, तो वो प्रोड्यूस करेगी एक ओलिगोसैकराइड को। सो ओलिगोसैकराइड आएगा 2 मोनोसैकराइड के आपस में कनेक्ट होने पे, ठीक है। सो हमारे पास ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, यानी कि फ्यू शुगर मॉलिक्यूल्स इसमें शामिल होंगे। इसके एग्जांपल में हमारे पास सक्रोज एंड माल्टोज। सो सक्रोज और माल्टोज एग्जांपल है आपके पास ओलिगोसैकराइड्स की। और भी एग्जांपल हो सकती है स्टूडेंट हमारे पास मोनोसैकराइड की, पॉलीसैकराइड के, ओलिगोसैकराइड के। तो आप
पॉलीसेक्राइड की। पॉलीसेक्राइड इज द थर्ड टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो पॉलीसेक्राइड स्टूडेंट, पॉली मतलब होता है मेनी, यानी कि बहुत ज्यादा, ठीक है, एक से भी ज्यादा, मेनी। सो हमारे पास स्टूडेंट पॉली भी एक ग्रीक वर्ड है, तो एक से ज्यादा या उससे भी ज्यादा हमारे पास जो शुगर मॉलिक्यूल होंगे उसे हम कहेंगे पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। लिखा है स्टूडेंट प्रोड्यूस, यानी कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करेंगे मोर देन 10 मोनोसेक्राइड, जब 10 से भी ज्यादा, 10 मोनोसेक्राइड से भी ज्यादा मोनोसेक्राइड जब कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करेंगे तो हमारे पास कहलाएगा पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। अच्छा, इसे हम क्या कहते हैं, पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। सो पॉलीसेक्राइड, अगर आपसे एमसीक्यूज भी पूछा जाए पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, तो हम पॉलीसेक्राइड्स को कहते हैं। पॉली से आप पॉली याद रख सकते हैं, पॉलीसेक्राइड और पॉलीमेरिक सेक्राइड, यानी कि पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। नाउ इसके एग्जांपल में हमारे पास है सेल्यूलोज। सो द सेल्यूलोज इज द एग्जांपल ऑफ पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन क्या थी, टाइप्स थी, क्लासिफिकेशन थी कार्बोहाइड्रेट की ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो हमारे पास मोनो का मतलब होता है एक, तो यानी कि सिंपल शुगर जो होगा, सिंपल कार्बोहाइड्रेट होगा, वो हमारे पास होगा मोनोसेक्राइड। उसके अलावा जब हमारे पास फ्यू यानी एक से ज्यादा या मोनोसेक्राइड आपस में कनेक्टेड होंगे विद ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, तो वो बनाएंगे ओलिगोसेक्राइड को। पॉलीसेक्राइड जब हमारे पास 10 मोनोसेक्राइड से ज्यादा मोनोसेक्राइड्स हो तो वो बनाएंगे पॉलीसेक्राइड्स को, ठीक है। साथ में एक और चीज लिखी है स्टूडेंट, दे ऑल आर टेस्टलेस एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। अब ये सारे हमारे पास जो सेक्राइड्स हैं ये टेस्टलेस हैं और इनसॉल्युबल है वाटर में, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को समझा। अब हम समझते हैं इनके सोर्सेज और यूज को, कि कहां से इन्हें हासिल किया जाएगा और कहां पे इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट का जो सोर्स है, ठीक है, वो डिफरेंट सोर्स है, सही है। डिफरेंट सोर्स क्यों है स्टूडेंट? डिफरेंट सोर्स है हमारे पास डिफरेंट क्लासिफिकेशन की वजह से। सो हमारे पास मोनोसेक्राइड है, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड है। सो मोनोसेक्राइड में जैसे एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, तो ग्लूकोज के सोर्सेज भी अलग होंगे, फ्रक्टोज के सोर्सेज अलग होंगे। अगर कोई पॉलीसेक्राइड है जैसे सेल्यूलोज, तो सेल्यूलोज का सोर्स अलग होगा, ठीक है। तो जो इसके सोर्सेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब कुछ सोर्सेस मैंने लिखे हैं, बाकी आपकी बुक में अच्छे से चार्ट दी गई है जिसमें कार्बोहाइड्रेट लिखे हुए हैं, साथ ही उनके क्या लिखे हुए हैं, सोर्सेस लिखे हैं। तो उसे एक बार कंप्लीट रीड जरूर कीजिएगा बुक से, ताकि एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाए तो आप इजीली बता सकें कि कौन सा हमारे पास सोर्स है किस कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ मैंने लिखे हैं, जैसे पहला हमारे पास है मोनोसेक्राइड। सो मोनोसेक्राइड ज्यादातर हासिल किया जाता है ग्रेप्स से, ठीक है, फ्रूट से, हनी से और गावा से, ठीक है, और मजीद भी आपकी बुक में लिखा है। तो ईटीसी ये हमारे पास सोर्सेज है मोनोसेक्राइड को हासिल करने से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मोनोसेक्राइड में हमने जैसे डिस्कस किया ग्लूकोज है, सक्रोज है, तो आप चेक कर लीजिएगा कि ग्लूकोज को कहाँ से हासिल किया जा रहा है, सक्रोज को कहाँ से हासिल किया जा रहा है, ठीक है, फ्रक्टोज को कहाँ से हासिल किया जा रहा है। ना अगर हम बात करें ओलिगोसेक्राइड की, तो ओलिगोसेक्राइड को ज्यादातर हासिल किया जाता है शुगर केन, मिल्क, इस तरीके की चीजों से। पॉलीसेक्राइड का हम हासिल करते हैं सेल वॉल ऑफ प्लांट, यानी कि अगर हम सेल्यूलोज को लें कि सेल्यूलोज एक पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है, तो इसका सोर्स क्या है, तो सेल्यूलोज सेल वॉल ऑफ प्लांट में पाया जाता है, तो इसे हम सेल वॉल से हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा लिखा है हमारे पास वीट, पोटैटो, ईसीटी, तो ये वो सारे सोर्सेस हैं जिससे हम कार्बोहाइड्रेट को हासिल करें। तो मोस्टली जो इसमें चीजें हैं ज्यादा, जैसे ग्रेप्स है, हनी है, मिल्क है, पोटैटो है, वीट है, गंदम, ये सारी चीजें खाने की है, यानी फूड है। तो हमने डिस्कस किया था कि ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, कार्बोहाइड्रेट इज द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फॉर फूड। तो फूड का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो फूड में ही हमें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट मिलती है, ठीक है ना। उसके यूजेस की तरफ आते हैं स्टूडेंट। सो यूजेस में लिखा है दे आर रिक्वायर्ड एज अ एनर्जी सोर्स, ये हमारे पास एक एनर्जी सोर्स है, ठीक है। एनर्जी सोर्स के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। लिखा है दे सस्टेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, प्लांट के स्ट्रक्चर को सस्टेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
स्टूडेंट ये कंप्लीट यूजेस था हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का। अच्छा, यहाँ पर जो आपको यूजेस दिए गए हैं, ये यूजेस आप एज अ इम्पोर्टेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी अगर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए राइट सम इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो आप उस इम्पोर्टेंस में ये लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये एज अ इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीजें जो बहुत अहम है वो हमें प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट। जैसे हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है, सो कार्बोहाइड्रेट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, जो हमें एनर्जी फराहम कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट सस्टेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, यानी अगर प्लांट के बॉडी में सेल्यूलोज नहीं होगा तो उसकी बॉडी सही से क्या होगी, स्टेबल नहीं हो पाएगी, सस्टेन नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो प्लांट की बॉडी की हेल्प के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, उसके सस्टेन होने के लिए कार्बोहाइड्रेट एक बहुत जबरदस्त रोल प्ले कर रहा है। इसके अलावा हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर रेगुलेट करने में, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में भी कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप इसे इंपॉर्टेंस में भी लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ इसी तरीके से मजीद यूजेस आपकी बुक में लिखे हैं, बिल्कुल सोर्सेस की तरह, यानी जिस तरीके से डिफरेंट है क्लासिफिकेशन में कार्बोहाइड्रेट, तो उनकी क्लासिफिकेशन की तरह उनके सोर्सेस और उनके यूजेस को भी बताया गया है। तो आप एक बार लाजमन रीड कीजिएगा अपनी बुक से भी सोर्सेस को और यूजेस को, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसके सोर्सेस और यूजेस को लिखना है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो कंप्लीट थी हमारी कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। आई होप आपको कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया हो कि कार्बोहाइड्रेट किस तरीके का कंपाउंड है, किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, क्या सोर्सेस है और क्या क्लासिफिकेशन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक और बायोमोलिक्यूल प्रोटीन को इसी तरह इन डिटेल डिस्कस करेंगे। कोई भी क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इसे जरूर शेयर कीजिए बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।